Hello, my dear students. Welcome to my channel and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MEG 04 के यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज का जो पेपर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो गाइज, ये मेरी MEG 04 का पार्ट 1 वीडियो है. बट इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जो कि अभी रिसेंटली जून 2025 के एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने बनाए थे. तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं MEG 04 के उनको देख सकते हैं और अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आपको चाहिए कि आपको गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज करना है तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, आप वहाँ से इस नंबर को कॉपी करके मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड जो भी आपका MEG 04 का मटेरियल है आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं. अब गाइस चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कन्वर्सेशनल एनालिसिस. कन्वर्सेशनल एनालिसिस जो ये शब्द है इससे आप क्या समझते हैं एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन टू हैव दिस नॉलेज. और किसी के पास ये कन्वर्सेशनल जो नॉलेज है ये होनी क्यों आवश्यक है. व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन इट. कौन कौन सी बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंदर रहते हैं. ओके तो सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है गाइस वो ये है कि कन्वर्सेशनल एनालिसिस आखिर होता क्या है. तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ पीपल टॉक टू ईच अदर इन डेली लाइफ. आप डेली लाइफ में जो लोग हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार बात करते हैं, दैट इज कन्वर्सेशनल एनालिसिस. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु स्पीक्स, व्हेन दे स्पीक, हाउ दे रिप्लाई एंड हाउ कन्वर्सेशंस बिगिन एंड एंड. ठीक है, तो कौन बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, कैसे वो रिप्लाई कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कैसे शुरू हो रही है, कैसे एंड हो रही है, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द स्टडी ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग. सो नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये हमारे लिए आवश्यक है. तो देखो, आज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर हमें किसी से पोलाइटली बात करनी है तो ये इम्पॉर्टेंट है दूसरों को सुनना, दूसरों को समझना और अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कन्वर्सेशन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. सो व्हेन वी नो हाउ कन्वर्सेशंस वर्क वी कैन मेक फ्रेंड्स ईजिली. तो जब हमें पता है कि कन्वर्सेशंस कैसे काम करता है तो हम आसानी से दोस्तों को बना लेते हैं, है ना. हम उनके साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, उनको अच्छे से ग्रीट करते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं. ऑल्सो वी स्पीक कॉन्फिडेंटली. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्सेशनल एनालिसिस. सो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो है टर्न टेकिंग. सो पीपल टेक टर्न्स व्हाइल स्पीकिंग, वी शुड नॉट इंटरप्ट अदर्स. तो जब भी दो लोग बात कर रहे हैं तो एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है तो तीसरा सुन रहा है. तो ये टर्न टेकिंग होता है. आपको दूसरों को इंटरप्ट कभी भी नहीं करना चाहिए और आपको एक गुड लिसनर बनना है. तो लिसन आपको मतलब उनकी बातों को अच्छे से सुनना है और कन्वर्सेशंस यूजुअली स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स एंड पोलाइटली. तो ग्रीटिंग से शुरू होता है ना, किसी से हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू एंड पोलाइटली उसको एंड भी करते हैं बाय, टेक केयर. तो ग्रीटिंग्स एंड एंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्सेशन. एंड आस्किंग एंड आंसरिंग में क्या है, तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो दूसरा उसका उत्तर देगा. ऑल्सो यू नीड टू स्टे ऑन द टॉपिक. जिस टॉपिक पे बात हो रही है आप उस टॉपिक को पूरा फिनिश करेंगे, देन आप दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे. मतलब आपको बीच में दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना है, आपको हमेशा टॉपिक पे रहना है. अगर आप बीच में दूसरे टॉपिक डालेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे नाराज हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स में आती हैं. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम अदर एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम. हमें पता है कि जो जानवर हैं वो भी आपस में बातचीत करते हैं, भले ही हमें नहीं उनकी भाषा समझ में आती. तो क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो एनिमल के कम्युनिकेशन सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंट है एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज मेक्स इट यूनिक. और लैंग्वेज के कौन से फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं. तो सबसे पहले human language is very different from the communication system used by animals.
तो ह्यूमन लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है. वाइल एनिमल्स कम्युनिकेट यूजिंग साउंड, साइंस और मूवमेंट्स, ओनली ह्यूमंस यूज अ फुल लैंग्वेज सिस्टम. तो एनिमल्स के पास कोई भी गाइज फुल लैंग्वेज सिस्टम नहीं है. वो साउंड्स का यूज़ करते हैं, साइंस का, मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, और बट ह्यूमंस के पास पूरा सिस्टम है, स्पेशल फीचर्स हैं. तो हाउ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन, इसको समझेंगे. तो पहली चीज़ गाइज क्रिएटिविटी में आती है. ह्यूमन लैंग्वेज इज़ वेरी क्रिएटिव. वी कैन मेक न्यू सेंटेंसेज एवरी डे. आई विल बिकम अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर, इस तरीके के सेंटेंसेज हम बोल सकते हैं. फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, हमारे पास बथेरे सेंटेंसेज हैं. बट एनिमल्स दे कैन यूज ओनली फिक्स्ड सिग्नल. जैसे कि एक डॉग, वो केवल बार्क करेगा, वो कोई भी नया मैसेज क्रिएट नहीं कर सकता. आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. लाइक द वर्ड ट्री डज नॉट लुक्स लाइक अ रियल ट्री. ओके, सो एनिमल के साउंड में क्या होता है कि अ कैट इज ऑलवेज मीन्स डेंजर और एंगर, मतलब कि डायरेक्ट मीनिंग्स होते हैं. एनिमल लैंग्वेज वाले जो होते हैं उसमें आपको एक नेचुरल कनेक्शन देखने को मिलता है. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ह्यूमन पास्ट, फ्यूचर, इमेजिनरी थिंग्स के बारे में भी बात कर सकते हैं. बट एनिमल्स केवल जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कोई बर्ड है तो वो आपको डेंजर की वार्निंग कॉल देगी. कोई अगर डॉग बार्क कर रहा है तो वो डेंजर के बारे में आपको वार्न कर रहा है. तो जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं गाइज, इमेजिन तो नहीं कर सकते, वो जो रियल में होता है सिर्फ वो वही करते हैं. इसके अलावा कल्चरल ट्रांसमिशन देखें तो लैंग्वेज तो समाज से सीखी जाती है, आप उसके साथ पैदा नहीं होते. बच्चा हिंदी इंग्लिश अपनी फैमिली से सीखता है, बट एनिमल्स अपने सिग्नल्स के साथ ही पैदा होते हैं. ठीक है ना. इसके बाद डुअलिटी स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन लैंग्वेज में 2 लेवल्स होते हैं. पहले हमारी साउंड्स होती हैं, देन हमारे वर्ड्स बनते हैं. बट एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो कुछ भी ऐसी साउंड्स को कंबाइन नहीं करते, वो स्टार्टिंग से सेम ही साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. और हमारे पास तो पूरी ग्रामर सिस्टम है, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस हमारे होते हैं. बट एनिमल्स में कोई ग्रामर रूल्स भी नहीं होते. सो इन द फाइनल कंक्लूजन यू कैन से दैट ह्यूमन लैंग्वेज इज यूनिक एंड पावरफुल. ह्यूमन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, पावरफुल है. इट इज़ क्रिएटिव, रूल बेस्ड एंड लर्नड एंड अलाउ अस टू टॉक अबाउट एनीथिंग एट एनी टाइम. तो ये हमें क्रिएटिव बनाती है, इसमें रूल्स रहते हैं और हम इसको कभी भी पढ़ और समझ सकते हैं. एनिमल कम्युनिकेशन इज लिमिटेड एंड फिक्स्ड. वहीं जब हम बात करते हैं एनिमल्स के कम्युनिकेशन की दोस्तों, तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, फिक्स्ड होता है. सो दीज स्पेशल फीचर्स मेक ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम ऑल एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम से डिफरेंट बनाते हैं. तो ये सारे फीचर्स के बारे में आप लिख के आ सकते हैं. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको सोशियो लिंग्विस्टिक के ऊपर एक ऐसे लिखना है. सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है? सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. तो सोसाइटी एंड लैंग्वेज के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करना इज सोशियो लिंग्विस्टिक. इट एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज इज अफेक्टेड बाय सोशल फैक्टर. तो ये गाइस क्या एग्जामिन करता है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसे सोशल फैक्टर जैसे क्लास, जेंडर, एज, सिचुएशन, इन सब से अफेक्ट होती है. सो सोशियो लिंग्विस्टिक हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज लैंग्वेज डिफरेंटली इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे बात आती है कि अलग अलग सामाजिक परिस्थिति में लोग भाषा कैसे बदल लेते हैं, जैसे कि जेंडर्स के हिसाब से, है ना, रीजन के, कल्चर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जब आप भाषा को बदल लेते हो तो उसके बारे में इसके अंदर पूरा रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है. तो सोशल लिंग्विस्टिक स्टडीज लैंग्वेज एज अ सोशल फेनोमेनन, नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ रूल्स. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है गाइज वो एक सोशल फेनोमेनन की तरह उसको स्टडी करते हैं. ये केवल रूल्स का सिस्टम नहीं होता, ये यहाँ पे लैंग्वेज की वेरिएशंस, अलग अलग डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स के बारे में स्टडी किया जाता है. लैंग्वेज एंड जेंडर, सोशल क्लास, मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया तुम्हारा, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. नाउ इसके अंदर कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स रहते हैं? तो एक होता है लैंग्वेज वेरिएशन. तो लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेस, क्लास एंड सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो भाषा है वो क्लास के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है. जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश. फॉर्मल लैंग्वेज हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल हम फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं. तो प्लेस, क्लास और सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज वेरी करती है, यानी कि बदल जाती है, उसमें बदलाव आ जाता है.
वहीं अलग अलग डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स हम देखते हैं। तो जो भी जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उनका अपना एक्सेंट होता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास भी अपनी लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल स्पीच मोस्टली हम देखते हैं कि हायर सोशल क्लास के लोग थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मैन एंड वुमेन भी लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक वुमेन्स आर यूज टू बी फाउंड मोर पोलाइट एंड उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कोऑपरेटिव होती है। कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि आप दो लैंग्वेजेस को आप मिक्स कर रहे हो, है ना। तो आई वॉज टायर्ड सो मैं घर चला गया, तो आपने यहाँ पे एकदम से अपना कोड स्विच कर दिया। इसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या है सोशल लिंग्विस्टिक की, तो देखो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़, कि असलियत में जो भाषा है उसका यूज़ कैसे किया जा रहा है वो समझने में सोशल लिंग्विस्टिक आपकी हेल्प करता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन एजुकेशन, स्पेशली लैंग्वेज टीचिंग। जब हम लैंग्वेज को पढ़ाते हैं दूसरे व्यक्तियों को तो ये वहाँ पे भी हेल्प करता है। ऑल्सो लैंग्वेज के भाषा के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे कम करने में हेल्प करता है। इसमें मीडिया, पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम इसको क्रिटिकली इवेलुएट करेंगे। सो वाइल सोशो लिंग्विस्टिक गिव्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लैंग्वेज एंड सोसाइटी, क्रिटिक्स से इट समटाइम्स ओवर जनरलाइज सोशल बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या बात होती है, कभी कभी ये सामाजिक बिहेवियर को ओवर जनरलाइज करके आंकता है। ऑल्सो लैंग्वेज यूज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब आपको नहीं पता ना कि कौन कैसी भाषा का यूज़ करेगा, सबकी अपनी अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने तरीके होते हैं। तो आप उसको ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फील्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, बिकॉज ये हमें शो करती है हाउ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर। क्या शो करती है कि लैंग्वेज और सोसाइटी कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंग्वेज के अंदर जो पूरी डाइवर्सिटी है उसको समझने में हमारी हेल्प करती है, और समाज के अंदर जो अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब आप सेकंड लैंग्वेज को सीखते हो, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वहाँ पे आपके कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। सो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज अदर देन दी मदर टंग। तो अपनी मदर टंग के अलावा जब आप दूसरी लैंग्वेज को सीखते हो, दैट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो सक्सेस इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन मैनी लर्नर फैक्टर। तो अब आप कैसे सक्सेसफुल होगे उस दूसरी भाषा को सीखने के लिए, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज। तो एज का रोल गाइज इंपॉर्टेंट है। जो चिल्ड्रन है वो प्रोनाउंसिएशन को ईजिली सीख जाते हैं, एडल्ट ग्रामर को फास्ट सीखते हैं, बट दे स्ट्रगल विद द एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंट में प्रॉब्लम आती है उनको। देन मोटिवेशन, कि आप में कितना मोटिवेशन है, लाइक इफ़ यू आर लर्निंग फॉर जॉब और एग्जाम, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन हो जाएगा। और अगर आप किसी कल्चर से जुड़ना चाहते हो तो वो इंटीग्रेटिव मोटिवेशन हो जाएगा। तो मोटिवेटेड लर्नर्स जल्दी लर्न करते हैं। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड आपका कैसा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। आपके जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, अगर आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं तो आप ग्रामर एंड वोकैब को काफ़ी ईजिली समझ जाओगे। बट खाली इंटेलिजेंस भी सक्सेस को गारंटी नहीं करता। आपका एप्टीट्यूड, जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी हो गई। जो शाय लर्नर होगा वो चीज़ों को समझेगा बट बोल नहीं पाएगा। वहीं जो कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट होता है वो कम समझेगा बट बोलेगा ज़्यादा। तो लर्निंग स्टाइल फिर उसके बाद आपका हो जाता है कि भाई आपने कौन से स्टाइल से सीखा है, विजुअल, ऑडिटरी। उसके अलावा फर्स्ट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस, जैसे कि जो मदर टंग है वो इंटरफेयर करती है। तो रॉन्ग सेंटेंस ऑर्डर ड्यू टू मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो मदर टंग का इन्फ्लुएंस भी इसमें मतलब मेन एक एस्पेक्ट है। So, learner factors play a crucial role in second language acquisition. Teachers must understand these factors to create effective and learner-centered teaching methods. तो जो भी हमें लैंग्वेज सिखाते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स का यूज़ करें। इसके बाद आपको इंटरनेशनल वेराइटी से बात करनी है। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं तो गाइज इट इज़ अ वेरी ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है, समझी जाती है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में। So as English spread to different regions, it developed into international varieties. तो अब इंग्लिश जैसे जैसे अलग अलग रीजन्स में गई ना, तो इसने वहाँ की भाषा के शब्दों को अपने में जोड़ा या डायलेक्ट्स अलग हो गए, तो हमें काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। एंड दीज वेराइटीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल लैंग्वेजेस
एंड कल्चर। तो अब हम यहाँ पे इंग्लिश के स्प्रेड की बात करेंगे कि आखिर जो इंग्लिश भाषा है वो इतनी ज़्यादा क्यों फैली। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने मतलब आधी दुनिया को तो कोलोनाइज भी कर लिया था एक टाइम पे, ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से, और एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज इंग्लिश फैली है। एज अ रिजल्ट इंग्लिश स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज। अब हम यहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले आपके ब्रिटिश इंग्लिश आती है जो कि ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स का यूज़ करती है। अमेरिकन इंग्लिश हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में बोली जाती है, जहाँ पे स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे एक ही वर्ड की दो स्पेलिंग्स आप देख पाते हो, है ना। कलर की स्पेलिंग, बिहेवियर की स्पेलिंग हो गई आपकी, जहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। फिर आपकी इंडियन इंग्लिश होती है जहाँ पे आपको इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर का इफेक्ट देखने के, लाइक डू दी नीडफुल, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको केवल इंडियन इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की अपनी प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी है। एंड अफ्रीकन और कैरिबियन जो इंग्लिश है वो लोकल लैंग्वेज के साथ कॉन्टेक्ट से डेवलप हुई हैं। तो ये 4-5 टाइप की इंग्लिश है जो कि पाई जाती है। इसके बाद आपको फीचर्स जो है बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंस आप कौन कौन से बेसिस पे देखते हो ऑल ओवर द इन द इंटरनेशनल वेराइटीज़। तो पहली चीज़ कि आपको एक्सेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, वोकैबुलरी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, लोगों के एक्सप्रेशंस हो गए, कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें आपको वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये लोकल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ को सपोर्ट करते हुए ग्लोबल कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करता है। अब आप यहाँ पे इसका क्रिटिकल व्यू देखेंगे तो सम पीपल का बिलीव है कि केवल ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को ही स्टैंडर्ड मानना चाहिए, और जो आज के समय के लोग हैं बट वो इंग्लिश को, जो भी बाकी वर्ल्ड इंग्लिशेज हैं उनको वो भी वैलिड ही लगता है। सो इंटरनेशनल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश शो द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्लोबल नेचर ऑफ द लैंग्वेज। तो आज अगर हम इंग्लिश की सारी वैराइटीज़ को देख पाते हैं तो उससे क्या चीज़ सामने आती है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। ऑल्सो इसका नेचर कितना ज़्यादा ग्लोबल है, एंड यह किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करती बल्कि होल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। सो गाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल मत भूलना। जितने ज़्यादा वीडियोस को देखोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके कवर होंगे, उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प होगी। सो गाइज अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।